आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण, ये कक्षा 4 की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 11 जल है जीवन। इसके पहले हमने पाठ 10 तक की कार्य पुस्तिका के सभी पाठ का हल यानी प्रश्न उत्तर देख चुके हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पाठ 11 जल है जीवन। तो इसमें देखते हैं कि कार्य पुस्तिका में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और उनको अपने टेक्स्ट बुक की सहायता से हमें और कुछ अपनी समझ के आधार पर उनको हमें लिखने हैं। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि आप पानी का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो पानी का उपयोग पीने में, खाना बनाने में व घरेलू कपड़े धोने आदि में करते हैं। इसके अलावा भी आप पानी का उपयोग बहुत जगह करते हैं। जहाँ भी आप आवश्यक समझते हैं, जहाँ भी आप अन्य जगहों पर उपयोग करते हैं, वहाँ पे आप इसमें और भी आगे पॉइंट बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद है नंबर 2, दूसरा प्रश्न दिया गया है कि घर के अलावा पानी का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है। तो घर के अलावा फसलों की सिंचाई में, बाग बगीचों के पौधों की सिंचाई करने आदि में पानी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो बिजली का उत्पादन होता है उसमें भी पानी का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3 कि जल जीवन का अमृत है, लिखिए। मतलब जल जीवन का अमृत है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रत्येक जीवधारी को अपनी आवश्यक क्रियाओं के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी के बिना किसी भी जीवधारी का जीवन संभव नहीं है, इसलिए जो है जल जीवन का अमृत है कहा गया है। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4 कि बारिश का पानी आपके घर तक कैसे आता है, लिखिए। तो बारिश का पानी नदियों से पानी की बड़ी बड़ी टंकियों में संग्रह करके उसे शुद्ध करके पाइप के द्वारा घरों में पहुंचाया जाता है। फिर आगे है इसी में जल है जीवन में अगला पाठ दिया गया है कि पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो पानी के स्रोत नदी हैं, तालाब, झील, कुआं, नलकूप आदि पानी के स्रोत हैं। यहाँ पे हम कामा लगा सकते हैं, नदी, कामा तालाब, कामा झील, कामा कुआं और नलकूप आदि पानी के स्रोत हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित को सतही जल और भूजल स्रोतों में वर्गीकरण करें। तो कुछ स्रोत हमको दिए गए हैं, इसमें से हमें भूजल सतही जल को अलग, सतही जल के जो स्रोत दिए गए हैं उनको अलग लिखना है वर्गीकृत करके, और जो भूजल स्रोत दिए गए हैं उनको अलग लिखना है। तो देखते हैं कौन कौन से स्रोत दिए गए हैं। तो पहले दिया गया है झीलें, ग्लेशियर, कुआं, नदी, झरने, नलकूप, जलाशय, समुद्र, बांध, नहर। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम कुआं और नलकूप को छोड़ दें तो बाकी सब सतही जल स्रोत हैं। सतही जल स्रोत का मतलब जो जमीन से पानी ऊपर बहता है, जमीन के ऊपर पानी बहता हुआ निकल जाता है। और यहाँ पर भूजल स्रोत से जो जमीन के नीचे से पानी का स्रोत बना रहता है, पानी हमेशा नीचे से निकलता रहता है, आता रहता है। तो जैसे कुआं है, कुआं एक बार खुदाई हो गई, नीचे से पानी निकल आए तो कुआं फिर कभी जल्दी से सूखता नहीं है, क्योंकि उसका स्रोत जो है वो जमीन के अंदर भूजल होता है। उसी तरह से नलकूप है, ये भी जमीन के अंदर से पानी निकाला जाता है पंपिंग सेट की सहायता से। अब इसके बाद आता है कि सतही जल स्रोत और भूजल स्रोत को हमें अलग अलग लिख देना है। तो इस तरह से हम इसका वर्गीकरण करके अलग अलग लिख देंगे। झीलें, कामा ग्लेशियर, कामा नदी, झरने, जलाशय, बांध, नहर, समुद्र, और हमारा भूजल स्रोत में आ जाएगा कुआं और नलकूप। आगे दिया गया है प्रश्न संख्या 3 है कि प्राकृतिक जल स्रोत और कृत्रिम जल स्रोत में अंतर लिखिए। तो प्राकृतिक जल स्रोत क्या है, कृत्रिम जल स्रोत क्या है? प्राकृतिक जल स्रोत क्या है? जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। जैसे प्रकृति द्वारा निर्मित जल स्रोतों में जैसे नदी है, झील है, झरना है, ग्लेशियर है, ये प्रकृति द्वारा अपने आप इनका निर्माण होता रहता है। लेकिन जो कृत्रिम जल स्रोत है उसको जो है मनुष्य के द्वारा वो जल स्रोत बनाया जाता है। जैसे नहर की खुदाई होती है, तालाब की खुदाई होती है, नलकूप लगाया जाता है, बोरवेल लगाया जाता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि प्राकृतिक जल स्रोत में प्रकृति द्वारा निर्मित जल स्रोत को प्राकृतिक जल स्रोत कहते हैं, जैसे नदी, झील, झरना, समुद्र, ग्लेशियर आदि। अब उसी तरह से कृत्रिम जल स्रोत कौन कौन से हैं? कृत्रिम जल स्रोत किसे कहते हैं? मानव द्वारा निर्मित जल स्रोत को कृत्रिम जल स्रोत कहते हैं, जैसे नहर, तालाब, नलकूप, बोरवेल आदि। अब इसके बाद अगला आता है नंबर 4 प्रश्न संख्या, कई साल पहले क्या आपके गांव, कस्बे, शहर में
उन्हीं जल स्रोतों का उपयोग करते थे जो अब आप करते हैं। उनके जल के स्रोत क्या थे? नहीं, जो पहले जो कई साल पहले लोग करते थे, जैसे कई साल पहले की बात अगर हम करें तो अगर हम 25-30 साल पहले की अगर बात करते हैं तो जो जल स्रोत पहले यूज होते थे वो अब नहीं होते हैं। तो जैसे अब पहले कुआं का उपयोग होता था, तो अब कुआं तालाब है और इस तरह से, तो अब कुआं का उपयोग नहीं होता है। अब आगे आता है पांचवा, आप अपने क्षेत्र में पानी के पुराने स्रोतों, कुओं और कुंडों का पता लगाएं। इन स्रोतों का अब उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो इन स्रोतों को पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। कुछ स्रोत या कुछ कुंडे, हमें कुआं और कुंडे अभी भी हमें मिल जाएंगे देखने को। तो इनका हम अपने गांव के आस पास पुराने लोगों से पूछ करके या लोगों से जानकारी करके इसका पता कर सकते हैं, लेकिन इनका अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। फिर आता है कि इन स्रोतों को अब उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इन स्रोतों की जगह पर अब नए स्रोत आ गए हैं, इसलिए इनका उपयोग अब नहीं किया जाता है। तो इसका हम उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि उपयोग न होने के कारण पानी के पुराने स्रोत समाप्त हो गए हैं, क्योंकि इनके स्थान पर अब नए स्रोत जैसे मोटर पंप, हैंड पंप आदि है। मतलब आदि आ गया है, तो इनका स्थान ये सब ले लिए हैं, तो इसलिए जो है पुराने स्रोत हमारे खत्म हो गए हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि क्या वर्षा जल को संचित किया जा सकता है? वर्षा जल का संचयन क्यों जरूरी है, लिखिए। तो इसका उत्तर है कि हाँ, भूजल स्तर को बनाए रखने व जल शुद्धि प्राप्त के लिए वर्षा जल का संचयन जरूरी है। मतलब पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि क्या वर्षा जल को संचित किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। संचित का मतलब इकट्ठा, तो हाँ, वर्षा जल को इकट्ठा यानी संचित किया जा सकता है। अब इसमें आगे प्रश्न दिया गया है कि वर्षा जल का संचयन क्यों जरूरी है, यानी संचय करें तो क्या जरूरी है कि उसका संचय करें। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि भूजल स्तर को बनाए रखने व शुद्ध जल की प्राप्ति के लिए वर्षा जल का संचयन जरूरी है। क्योंकि हम भूजल स्तर की बात हम करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कभी कभी जब सूखा पड़ जाता है तो पानी का स्रोत बहुत नीचे चला जाता है। हैंडपंप चलाने से पानी बहुत देर में निकलता है, या कहीं कहीं तो हैंडपंप से पानी ही नहीं निकलता है, यानी पानी का स्रोत बहुत नीचे चला जाता है। तो इसलिए हमें भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए पानी का संचय करना जरूरी होता है। फिर आगे प्रश्न आता है कि जल संचय करने के क्या क्या लाभ हैं। पहला है भूजल स्तर बना रहता है, सही है, जल संचय से। दूसरा है शुद्ध जल प्राप्त होता है, हाँ ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। फिर आगे आता है कि मृदा अपरदन कम हो जाता है, ये भी सही है, मिट्टी का कटाव। इसके बाद आगे आता है सूखे की स्थिति में मदद करता है। तो यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि उपरोक्त सभी सत्य हैं। यहाँ पे हमारा द ऑप्शन सही है। अब हम इसी के आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि आप अपने घर में पानी का संग्रह यानी भंडारण क्यों करते हैं। तो हमें अपने दैनिक कार्य करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अपने घर में पानी का संग्रह करते हैं, यानी जिसके लिए हम अपने घर में पानी का संग्रह करते हैं। अब अगला प्रश्न इसमें आता है कि बांध क्या है, इसके निर्माण के क्या क्या लाभ हैं। तो बांध जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है। इसके निर्माण से कई लाभ हैं, जैसे पेयजल पेयजल की समस्या हल हो जाती है, पेयजल की आपूर्ति होती है। पेयजल आपूर्ति हम लिख सकते हैं पेयजल, इसको शॉर्ट में लिखे हैं। औद्योगिक उपयोग में आता है, सिंचाई के लिए, बाढ़ नियंत्रण में और जल से बिजली बनाने आदि में लाभदायक होता है। अब आगे प्रश्न आता है कि जल में किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। तो जल में दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। पहला, जल में घुलित अशुद्धियां होती है, और दूसरा जल में अघुलित अशुद्धियां होती हैं या तैरने वाली अशुद्धियां होती हैं। कभी कभी जल में जो कुछ जो घुलित अशुद्धियां होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन कुछ अघुलित अशुद्धियां होती हैं। जैसे कभी कभी हैंडपंप से पानी जब निकलता है तो उसमें कुछ गंदा गंदा निकलता है, उसका कलर चेंज रहता है, या उसमें कुछ कण टाइप के निकलते हैं, तो वो हमारी ये तैरने वाली अशुद्धियां या उनको अघुलित अशुद्धियां कह सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 आता है कि आप अपने घर में पीने के पानी को साफ रखने के लिए क्या करते हैं। तो हम अपने घरों में पीने के पानी को साफ रखने के लिए उसे उबाल कर यानी ठंडा करके छान कर रखते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है कि जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित विधियों का उल्लेख कीजिए। तो उबालना, जल को उबालने से सभी प्रकार के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। उबाले गए जल को ठंडा करके छान कर पीना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो विधि है जल को शुद्ध करने के लिए, छानना है। पानी की अशुद्धियां दूर करने का दूसरा तरीका छानना है। इस प्रक्रिया में पानी को छानकर इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन पानी को कीटाणु रहित करने के लिए उबालना आवश्यक होता है। यानी कि छानना ही शुद्ध नहीं है, छानने से भी कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, कुछ अशुद्धियां दूर तो हो जाती हैं, लेकिन अगर हमें पूरी तरह से जल को शुद्ध करना है, पानी को शुद्ध करना है, तो हमें उसे उबाल कर, ठंडा करके, छान कर तभी उसकी पूरी अशुद्धियां समाप्त होंगी। अगला प्रश्न दिया गया है कि जल शोधन के लिए क्या किया जा सकता है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला दिया है नमक मिलाकर ढक देना, गलत है। पानी को उबाल कर छानना, ये सही है। फिर सा दिया गया है कि पानी को धूप में रखना और उसमें नमक मिलाना, ये भी गलत है। फिर दा है फ्रिज में साफ पानी की बोतल रखना। तो यहाँ पे जल शोधन के लिए पानी को उबाल कर छानना, ये जल शोधन के लिए हम कर सकते हैं। फिर अगला आता है कि प्रदूषित जल से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो प्रदूषित जल से पीलिया, हैजा, पेचिस, अतिसार और डायरिया, अतिसार को हम डायरिया भी कहते हैं, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है जल है जीवन। क्या आपके घर के आसपास पीने के लिए साफ पानी मिलता है? नहीं, हमारे घर के आसपास पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता है। नंबर 2, लोगों को साफ पानी मिलने से क्या दिक्कतें होती होंगी। तो साफ पानी पीने के लिए उन्हें पहले पानी को उबाल कर उसे ठंडा कर व छान कर रखना पड़ेगा। ये दिक्कतें आती हैं कि पहले वो गंदा पानी ले आते हैं, फिर उसको पहले थोड़ी देर रखते हैं तो उसकी जो गंदगी, जो मिट्टी वगैरह है नीचे जम जाती है, बैठ जाती है, यानी तुरंत उनको पानी नहीं मिलता है। ये सब उनको परेशानियाँ आती हैं। इसके बाद जब साफ पानी ऊपर का निकाल करके उसको उबालते हैं, उबाल कर उसे ठंडा करते हैं, फिर उसको छान कर तब पीने लायक उसको बनाया जा सकता है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। अब आता है कि क्या आपके गांव या मोहल्ले के सभी लोगों को पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है? हाँ, पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन पानी शुद्ध नहीं होता है। यानी शुद्ध करने के लिए हमें उसको उबाल कर और ठंडा करके छान कर ही एक विकल्प है, या हम आरओ वगैरह लगवा लें तब तो भाई पानी शुद्ध हो जाएगा, लेकिन गांव में अभी तक ये बहुत कम संभव हुआ है। अब अगला आता है प्रश्न संख्या 4 कि पानी की समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, लिखिए। तो पानी के स्रोतों जैसे नदी, नहर आदि में कारखाने का रासायनिक कचरा न डाला जाए, कीटनाशक दवाओं का उपयोग कम उपयोग किया जाए आदि जो सावधानियां रख करके हम पानी की समस्याओं को, जो पानी की गंदगी है उनकी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। अब आगे आता है प्रश्न कि जल प्रदूषण के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, निशान लगाइए। तो कारखानों से नदी में छोड़ा गया नाले का पानी, ये भी प्रदूषण के लिए है उत्तरदायी। सीवर से नदी या तालाब में छोड़ा गया सीवेज, ये भी है। नदी या तालाब में विभिन्न अपशिष्टों, धूल एवं क्षार को डालना, ये भी सही है। सीवर का पानी नदी, तालाब और समुद्र में डालना। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा ये भी कथन सही है, बाक सही है, सा सही है और दा सही है। सारे कथन हमारे सही हैं। अब आगे आता है कि जल प्रदूषण के कारणों को लिखिए। तो नदी, तालाब आदि में कूड़ा कचरा डालना, नालों का गंदा पानी नदी में गिराना, कीटनाशक दवाओं का उपयोग कम से कम किया जाए, मतलब कम से कम, या जो कीटनाशक दवाओं का उपयोग आदि जो है यहाँ पे ये कम से कम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आदि लिख दें, मतलब दवाओं आदि का उपयोग जो है जल प्रदूषण के कारण है। तो यहाँ पे ये उत्तर इतना हो जाएगा कि नदी, तालाब आदि में कूड़ा कचरा डालना, नालों का गंदा पानी नदी में गिराना, कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना आदि, ये सब जो है हमारे जल प्रदूषण के कारण में आ जाएंगे। अब आगे आता है कि जल का प्रदूषण किस प्रकार प्राणियों के आहार को प्रभावित करता है। देखिए, तो प्रदूषित जल से सिंचाई करने पर फसलें, फल व सब्जियां सभी प्रदूषित हो जाती है, जिसे खाने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भूजल को दूषित कर सकती है? बीज रोपण नहीं, कारखाने के कचरे की आपूर्ति सही है, बा है खरपतवार की वृद्धि, और दा है भूजल निकालने के लिए पंप का निर्माण। तो यहाँ पे सही ये है, मतलब भूजल को दूषित कौन करता है? कारखाने के कचरे की आपूर्ति। अब आगे आता है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। सही कथन पर सही का निशान लगाइए। कचरे को यहाँ पे जल प्रदूषण को रोकने के लिए करना है, तो कचरे को नदी, तालाब एवं समुद्र में नहीं डालना चाहिए, सही है। रोकने के लिए हमें करना है। फिर कपड़े और बर्तन नदी एवं तालाब में धोना चाहिए, गलत है, नहीं धोना चाहिए। अगर हमें जल प्रदूषण को रोकना है तो मवेशियों को नदी एवं तालाब में नहलाना नहीं चाहिए, ये कथन सही है। यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।